नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर जो मेरा लास्ट यानी पिछला वीडियो था, उसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिस एंड ऑब्जेक्ट्स पर डिस्कशन किया था। ई लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की। लेकिन रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के असेंशियल एलिमेंट्स पर बात करने से पहले हमें सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 11 को समझना होगा, क्योंकि प्रांग न्याय का सिद्धांत सिविल प्रोसीजर कोड की इसी सेक्शन में अंतर्विष्ट है। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा से संबंधित इन प्रावधानों के साथ साथ 8 स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, जिन्हें हम रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के असेंशियल एलिमेंट्स के साथ साथ पढ़ेंगे। धारा 11 के इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसके विवाद्यक किसी पूर्ववर्ती वाद के विवाद्यकों से प्रत्यक्षतः एवं सारपूर्ण रूप से समान हो, पक्षकार समान हो, एक ही हैसियत से वादग्रस्त हो तथा पूर्व न्यायालय दूसरे वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम हो एवं प्रथम न्यायालय ने उस वाद को सुना और निर्णित कर दिया हो। प्रांग न्याय के सिद्धांत की उपरोक्त परिभाषा से इसके 6 आवश्यक तत्व परिलक्षित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस जो परिभाषा रेस जुडिकेटा के सिद्धांत की हमने सेक्शन 11 में देखी, उस सिद्धांत को लागू करने के लिए 6 आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी 2 सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के लिए 2 वादों का होना आवश्यक है। पहला पूर्वतन संस्थितवाद तथा दूसरा पश्चातवर्ती संस्थितवाद। यदि प्रथम वाद का निर्णय हो चुका हो तो उसी विवाद्यक पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरे वाद को न्यायालय के द्वारा विचारण करने से रोक दिया जाएगा। अर्थात सेक्शन 11 की प्रयोज्यता के लिए वाद का होना आवश्यक है, वाद जो कि वादपत्र से प्रारंभ होता है। 1976 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अब इस सेक्शन को अभिव्यक्त रूप से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी लागू कर दिया गया है। यह प्रावधान इस सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में किया गया है। यानी अब रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है वो निष्पादन की कार्यवाहियों में भी लागू होता है। चूँकि सेक्शन 11 के प्रावधान सेक्शन 11 अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए कोर्ट्स ने रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को उन प्रोसीडिंग्स में भी लागू कर दिया है जहां ऐसी कार्यवाही वाद की श्रेणी में या संज्ञा में नहीं आती। इस प्रकार हमने देखा कि प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए 2 वादों का होना आवश्यक होता है, लेकिन जिनमें से एक होता है पूर्ववर्ती वाद तथा दूसरा होता है पश्चातवर्ती वाद। लेकिन अब पूर्ववर्ती वाद यानी कि फॉर्मर सूट हम कहेंगे किसे, इसके लिए सेक्शन 11 के ही स्पष्टीकरण फर्स्ट यानी स्पष्टीकरण 1 में हमें बताया गया है कि पूर्ववर्ती वाद का तात्पर्य क्या होता है। यानी पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो कि प्रश्नगत वाद के पूर्व ही निर्णित किया जा चुका हो,
चाहे यह वाद प्रश्नगत वाद से पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं। यानी कि जो वाद, एक वाद तो वो है जो कोर्ट में चल रहा है और एक वाद वो है जो निर्णित हो चुका है। इनमें से जो वाद पहले निर्णित हो गया है वह यहाँ पे इस सेक्शन के पर्पज़ से पूर्ववर्ती वाद समझा जाएगा, चाहे भले ही वाद कौन सा न्यायालय में पहले संस्थित हुआ, कौन सा बाद में, इस चीज़ पे हमें गौर नहीं करना है। रेस जुडिकेटा के सिद्धांत का दूसरा आवश्यक तत्व है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट और इशू मस्ट बी द सेम मैटर विच वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली इन द फॉर्मर सूट। एक्सप्लेनेशन 3 and 4 इज टू बी रीड विद दिस कंडीशन। यह आवश्यक तत्व कहता है कि पश्चातवर्ती वाद के प्रत्यक्षतः और सारतः जो विवाद्यक हैं, पूर्ववर्ती वाद में भी या तो अभिव्यक्त रूप से या प्रलक्षित रूप से प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक होने चाहिए। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि स्पष्टीकरण नंबर 3 और 4 को हमें इस आवश्यक तत्व के साथ में पढ़ना है। अर्थात प्रांगन्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक है कि पश्चातवर्ती एवं पूर्ववर्ती दोनों वादों के विवाद्यक यानी विवाद्यक विषय प्रत्यक्षतः और सारतः समान होने चाहिए, चाहे ऐसी समानता वास्तविक रूप से हो या आन्वयिक रूप से, यानी या तो इस तरह की समानता एक्सप्रेसली हो या फिर कंस्ट्रक्टिवली हो। अगर पश्चातवर्ती वाद के विवाद्यक विषय पूर्ववर्ती वाद के विवाद्यक विषय के रूप में नहीं थे तो प्रांगन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसी तरह केवल विषय वस्तु का समान होना भी पर्याप्त नहीं है। किसी वाद में कोई विषय प्रत्यक्षतः एवं सारपूर्ण रूप से विवाद्यक विषय है अथवा नहीं, इसके लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद्यक विषय था जिसके संबंध में पक्षकारों ने परस्पर अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, न्यायालय ने उनको सुना तथा गुण व दोष अर्थात मेरिट्स डिमेरिट्स के आधार पर न्यायालय ने उसको निर्णित कर दिया। जब यही विवाद्यक विषय यदि पश्चातवर्ती वाद में आता है तो वहाँ पे रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विवाद्यक विषय को प्रत्यक्षतः एवं सारतः समान रूप से तब तक नहीं कहा जा सकेगा जब तक कि इसको एक पक्षकार द्वारा अभिकथित न किया गया तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उसको या तो अभिव्यक्त रूप से या फिर विवक्षित रूप से स्वीकार या अस्वीकार न किया गया हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी वाद के विवाद्यक यानी मैटर इन इशू या तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली हो सकते हैं या कोलेट्रल या इंसिडेंटल हो सकते हैं, यानी संपार्श्विक या आनुषंगिक हो सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा की फर्स्ट कंडीशन में जैसा कि हमने देखा था, प्रांगन्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए दो वाद होने जरूरी हैं, एक पूर्ववर्ती वाद होगा, दूसरा पश्चातवर्ती वाद। और यदि पश्चातवर्ती वाद के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक जो तथ्य हैं या विषय हैं, यदि पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारपूर्ण रूप से विवाद्यक हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रांगन्याय का सिद्धांत लागू होगा। लेकिन यदि पश्चातवर्ती वाद के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक पूर्ववर्ती वाद में केवल संपार्श्विक हैं तो ऐसी स्थिति में प्रांगन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अर्थात प्रांगन्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए दो वाद यानी पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती होने चाहिए तथा दोनों वादों के विवाद्यकों का प्रत्यक्षतः और सारतः भी समान होना आवश्यक है। दोनों वादों के विवाद्यक प्रत्यक्षतः और सारतः समान दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो वास्तविक रूप से यानी एक्चुअली या तो हो सकते हैं समान, या फिर प्रलक्षित रूप से यानी कंस्ट्रक्टिवली। अगर दोनों वादों के विवाद्यक एक्चुअली यानी वास्तविक रूप से समान है तो उसे हम अभिव्यक्त रूप से प्रांगन्याय कहेंगे, और यदि दोनों वादों के विवाद्यक प्रलक्षित रूप से यानी वास्तविक रूप से न होकर प्रलक्षित रूप से या आन्वयिक रूप से समान है तो उसे हम प्रलक्षित या आन्वयिक रूप से प्रांगन्याय यानी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहेंगे। इस प्रकार मैटर इन इशू
या तो डायरेक्टली इनसब्सटेंसिव होते हैं या फिर कोलेटरल एंड इंसिडेंटल होते हैं। अर्थात मैटर इन इश्यू यानी विवादक तथ्य कब तो प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक तथ्य हम किसे कहते हैं तथा संपार्श्विक और आनुषंगिक विवादक तथ्य किसे कहते हैं, तथा दो वादों के विवादक वास्तविक रूप से कब समान होते हैं और आन्वयिक रूप से कब समान होते हैं, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।